स्वागत है विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर आपका। आज हम लोगों के सामने दो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि बिहार में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और दूसरा मुद्दा यह है कि चुनाव आयुक्त ने बिहार में एसआईआर कराने के बाद में देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों का करने का फैसला किया है। उसकी घोषणा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपको मेरी बात सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा कि बिहार तो राज्य है, राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है। वहां पर मान लीजिए अगर एक गठबंधन, विपक्ष का गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करता है तो मैं उसे राष्ट्रीय मुद्दा क्यों कह रहा हूं। राज्य के मुद्दे के तौर पर उसका निश्चित रूप से महत्व है और हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मेरी समझ ये बनती है, और आप मेरी समझ जैसी भी है आप उसकी आलोचना करेंगे या उसकी तस्दीक करेंगे या अपनी राय रखेंगे। मेरी समझ ये है कि चुनाव जरूर बिहार का है और बिहार के एक विपक्षी गठबंधन ने जो जो भाजपा के और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला कर रहा है, उसने अपना घोषणा पत्र पेश किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने, सीपीआई एमएल ने, मुकेश सहनी की पार्टी ने, इन सब ने मिलकर विपक्षी राजनीति का एक नेशनल टेम्पलेट तैयार कर दिया है। मैं इसको विपक्षी राजनीति के एक नेशनल टेम्पलेट की तरह देखता हूं और इसी रूप में मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर विचार करें कि आप इससे कितने सहमत हैं। मेरा मानना है कि ये जो बिहार में टेम्पलेट बनी है इस गठबंधन के घोषणा पत्र के तौर पर, यही 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में दोहराई जाएगी, जहां पर तेजस्वी यादव की जगह अखिलेश यादव ले लेंगे। यही 2029 के लोकसभा चुनाव में दोहराई जाएगी। मैं तो इस हद तक कहने के लिए तैयार हूं, बिहार में महागठबंधन चुनाव जीते या हारे, ये नेशनल टेम्पलेट लगातार जारी रहेगी 2029 तक। इसके ऊपर इसे बदलने का पुनर्विचार 2029 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की रोशनी में होगा। अभी ये राहुल गांधी की इसके ऊपर छाप है और ये उन्होंने नेशनल टेम्पलेट बना दी है। अब आप कहें। नहीं अभय जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं आपकी राय से कि ये नेशनल टेम्पलेट बनाया है महागठबंधन, या इसको इंडिया महागठबंधन कह लीजिए अगर राष्ट्रीय संदर्भ में देखेंगे। हाँ, बिहार के आप संदर्भ में इंडिया तो हाइफन महागठबंधन कह सकते हैं। हाँ, या इंडिया ब्रैकेट में महागठबंधन कर सकते हैं। बिहार के संदर्भ में तो वो महागठबंधन है, लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में इंडिया गठबंधन है, इंडिया महागठबंधन। तो देखिए, उसमें दो तीन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी की छाप जो आपने कहा, निश्चित रूप से छाप है इसमें। लोकसभा चुनाव से पहले जो नैरेटिव बनाया था राहुल गांधी ने, उसमें एक संविधान बचाओ था और दूसरा रोजगार था। इसमें वो दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी उसमें। और इसमें एक चीज रोजगार के की अगर बात करें तो जो वादा किया है महागठबंधन ने हर घर में एक नौकरी देने का, हालांकि थोड़ा सा वो लक्ष्य जो है वो बहुत ही बड़ा है और कई बार हम लोग भी उसको लेकर के अपनी शंकाएं जाहिर करते रहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देना कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है। लेकिन अगर आपने लक्ष्य बड़ा रखा है तो उस बड़े लक्ष्य को अचीव करने की तरफ आप प्रयास भी बड़ा करेंगे। तो जाहिर है अगर 100% लक्ष्य नहीं अचीव कर पाते हैं तो 70% अचीव करेंगे, 75% करेंगे, कुछ तो करेंगे। भाई 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा बीजेपी ने 2014 में किया था, तो 2 करोड़ का तो वो वादा बिल्कुल उसको रोजगार में बदल दिया है, उसमें भी वो खड़ा नहीं उतरता। तो अगर महागठबंधन ने 1 करोड़ नौकरी एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और बिहार में 2 करोड़ 65 लाख के आसपास परिवार हैं, तो विनोद जी, यानी 2 करोड़ 65। कर रहा हूं महागठबंधन का वायदा क्या है, इसको थोड़ा सा अभी एक मैं स्पष्ट कर दूं। महागठबंधन का कहना यह है कि पहले 20 दिन के अंदर वो हर परिवार को नौकरी देने का एक कानून बनाएंगे। जी, उसके बाद में वो प्रक्रिया शुरू होगी। उनके पास 5 साल जी, होंगे अपने वायदे पर अमल करने के लिए। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं है बिल्कुल, कि एक बिल्कुल। हफ्ते में या 20 दिन में लोगों को नौकरियां दे देंगे। जी, नहीं, 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 निश्चित रूप से, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जी, जी, और कानून बनाएंगे तो एक तरह से ये रोजगार की गारंटी वाला कानून होगा। जी, जी, अभय जी, ये कानून जब बनेगा तो ये जैसे मनरेगा बना था, केंद्र सरकार ने बनाया था, जी, जिसमें 3 साल 3 महीने की रोजगार की न्यूनतम रोजगार की गारंटी हम्म, सरकार लेके आई थी, यूपीए सरकार। हम्म,
तो ये कानून अगर बनता है तो एक तरह से रोजगार की जो गारंटी है वैसा कानून होगा, और जो बुनियादी मांग रही है समाजवादियों की और वामपंथियों की, काम के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाया जाए, मौलिक अधिकार बनाया जाए, ये उस दिशा में बढ़ने का एक प्रयास होगा। मैं तो मनरेगा को भी उस दिशा में बढ़ने का एक प्रयास मानता हूं। ये मनरेगा से आगे का कदम है, क्योंकि इसमें परमानेंट नौकरी देने का कानून बनेगा, और स्थायी नौकरी देने का जो कानून बनेगा तो वो का एक तरह से एक परिवार का बनेगा। आगे चल के कभी भी वो रोजगार की या काम के अधिकार की गारंटी में बदला जा सकता है, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून बन चुका है उसी तरह से। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर पता नहीं क्यों हमारा मीडिया ध्यान नहीं दे रहा, मैं बार बार उसको रेखांकित करता हूं, वो है जो अति पिछड़ों अत्याचार निवारण अधिनियम जो है, जिसकी बात राहुल गांधी ने लगातार की है, और जो सदाकत आश्रम में एक घोषणा पत्र जारी हुआ था 10 सूत्री, जिसको महागठबंधन ने जारी किया था, उसमें ये बड़ा प्रमुख मुद्दा था। वो सारा घोषणा पत्र अति पिछड़ों को संबोधित था। और आप देखिए जो अभी जो महागठबंधन का घोषणा पत्र आया है, उसमें ज्यादातर मुद्दे जो है वो अति पिछड़ों को संबोधित करते हुए हैं, और जिसमें ये अत्याचार अति पिछड़े अत्याचार निवारण अधिनियम की बात की गई है। तो ये टेम्पलेट इसलिए भी सेट होगा कि अगर बिहार में सरकार बनती है महागठबंधन की, और महागठबंधन इस तरह के दो कानून महत्वपूर्ण है, सबको नौकरी, सब हर परिवार में नौकरी देने का कानून और अति पिछड़े अत्याचार निवारण अधिनियम, तो ये दो कानून नजीर बनेंगे फिर उत्तर प्रदेश के लिए। ये नजीर बनेंगे आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जो इस कड़ी में आगे चलते जाएंगे वो नजीर बनेंगे। और 2029 में ये राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा पत्र विपक्ष का जारी होगा इंडिया गठबंधन का, उसका प्रमुख मुद्दा होंगे। तो एक तरह से ये जाति जनगणना जिसको सरकार ने मान लिया है, अब जाति जनगणना से ये आगे की चीज है जो इंडिया गठबंधन आगे सेट करने जा रहा है। तो बिहार का चुनाव, आप सही कह रहे हैं कि भले खाली बिहार राज्य विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन इसके मुद्दे और इसके परिणाम वो राष्ट्रीय राजनीति का टेम्पलेट्स आएंगे, और खास करके विपक्ष की राजनीति की जो धार है उसको और ज्यादा मुद्दे लिए। जी और इसमें निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि राहुल गांधी का, अब देखिए पिछली बार भी कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका घोषणा पत्र क्या कहते हैं सामूहिक नहीं था, उनका संयुक्त घोषणा पत्र नहीं था। इस बार संयुक्त घोषणा पत्र महागठबंधन का जारी हुआ है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। यानी महागठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर के जो एक नकारात्मक धारणा बन रही थी कि इनमें एकता नहीं है, टूट फूट है, आपस में लड़ रहे हैं, संयुक्त उस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। एक बड़ा मैसेज गया है कि ये घोषणा पत्र जो है ये महागठबंधन के घटक दलों की एकता का भी एक दस्तावेज बन गया है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो और जो आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एकता आगे बढ़ेगी। तो 3 मुद्दे हैं, काम का अधिकार, यानी एक हर घर में नौकरी का कानून, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम, और तीसरा इंडिया गठबंधन की एकता का दस्तावेज, ये बिहार का चुनाव घोषणा पत्र। इस तरह से ये राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द आने वाले समय में पहले बिहार की राजनीति घूमेगी और उसके बाद देश की राजनीति घूमेगी। अब देखिए जैसे घोषणा पत्र आया वैसे ही नीतीश कुमार जी का एक आ गया कि हम तो जो है रोजगार के लिए कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा एक सिलसिला पूरा बयान कर दिया कि रोजगार के लिए, यानी कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र ने हलचल पैदा की है एनडीए के भीतर भी। और इस घोषणा पत्र के जरिए आपको याद होगा सदाकत आश्रम के मंच से वो अति पिछड़ा अधिकार संकल्प पत्र आया था, तो उसके एक नीतीश कुमार को पता लग गया था, और आपने ही नई परख के मंच पे ये बात कही थी। मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं कि एक दिन पहले, एक दिन सवेरे के अखबार में नीतीश कुमार ने एक पूरे पेज का विज्ञापन देकर ये जताया था कि वो ईबीसी के लिए, अति पिछड़ों के लिए कितना क्या करते रहे हैं। जी तो और चूंकि ईबीसी को एक वोट बैंक के रूप में नीतीश कुमार ने ईबीसी को तैयार किया था। जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अभय जी? नहीं, मेरी आवाज ठीक है, आप बोलिए। हाँ अब आ रही। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूं कि ईबीसी को नीतीश कुमार ने 2005 से लगातार एक अपने वोट बैंक के रूप में तैयार किया बिहार में। जी पहली बार उस वोट बैंक में सीधे सेंधमारी का काम महागठबंधन ने किया है, और ये राहुल गांधी की पहल पर हुआ है।
वरना आरजेडी अकेले ये काम नहीं कर सकती थी। नहीं, आरजेडी तो क्योंकि आरजेडी की जो छवि है, जो आरजेडी की जो छवि है ना, एमओआई वाली छवि, वो एक तो मीडिया उसको आगे बढ़ा देता है और आरजेडी भी खुद बढ़ा देती है। लेकिन इस बार जो अति पिछड़ों को प्रमुखता दी गई है, अति पिछड़ों को और दलितों को, उसने एक नया नैरेटिव बिहार में सेट किया है और ये एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है बिहार की राजनीति में। अति पिछड़ों का रुझान क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा। अगर उस वोट बैंक में बड़े पैमाने पर महागठबंधन सेंधमारी कर लेता है, तो आप मान के चलिए कि काफी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला जा सकता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं एक पहलू और है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि इस घोषणा पत्र में एक ऐसी बात है जिसने जो राष्ट्रीय राजनीति पर एक ज्यादा बड़ी खलबली मचाएगी। वो ये है कि ये आरक्षण के विचार को सरकारी क्षेत्र से निकालकर निजी क्षेत्र में ले जा रहा है। देखिए, इसमें एक प्रमुख मांग यह है कि निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी बच्चों को मिलेगा। निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। राज्य के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाएगा। मतलब जो शिक्षा संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट शिक्षा, क्योंकि देखिए देश में शिक्षा का बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण होते हुए 10 साल से ऊपर समय हो गया है। मोदी सरकार ने निजीकरण को, कांग्रेस सरकार में ही शुरू हो गया था, मोदी सरकार ने निजीकरण को बहुत बड़ी गति दी है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप आरक्षण के विचार को केवल सरकारी क्षेत्र में ही सीमित रखेंगे तो दरअसल धीरे धीरे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर वास्तव में सामाजिक न्याय का प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर संसाधित होना है और कमजोर जातियों को उसका लाभ मिलना है, तो उसे निजी क्षेत्र में कहीं किसी रूप में लाना पड़ेगा। तो शिक्षा क्षेत्र के जरिए ये घोषणा पत्र, बिहार अगर ये लोग जीत गए तो बिहार में निजी कॉलेजों में ये आरक्षण को लागू कराएंगे, वहां भी रोस्टर लागू होगा और उस स्थिति में एक बिल्कुल नया मॉडल लोगों के सामने आएगा। जी विनोद जी। देखिए, शिक्षा निजीकरण मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों से उसका रास्ता खुला था, लेकिन अटल जी की सरकार जब बनी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री बने, तो बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुमति प्रदान की गई, स्वीकृति दी और उसके बाद लगातार ये बढ़ता ही रहा शिक्षा का। आप देखिए, जगह जगह कॉलेजेस खुल गए, जगह जगह विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, तमाम उनका एकदम मशहूर, उसमें कुछ जो अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं थे वो बंद भी हो गए, लेकिन बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र में शिक्षा का वो हुआ है। अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे यूपी में, तब एक कानून पास हुआ था कि शिक्षा पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को, उसमें अति पिछड़े वर्ग भी शामिल थे, उनको जो है आरक्षण देने का कानून पास हुआ। उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी बाद में निरस्त किया उस आपत्तियों को, और वो कानून सरकारी शिक्षण संस्थानों की तरफ था, के लिए था, और वहां नहीं आ पाया, कहीं पाया, लेकिन उसको ले किसी राजनीति को लेकर बहुत बड़ी उत्सुकता नहीं दिखाई। राहुल गांधी ने जब ये अपना अति पिछड़ों वाला को शुरू किया और दलितों वाला, और जब उन्होंने जाति जनगणना से जोड़ा इसको, और वो उनका जो था ना 80% 85% लोग जो है वो एक्सरे की बात उन्होंने की और हिस्सेदारी की बात की, तो उसमें ये बड़ा प्रमुख मुद्दा बना। अभी जो पिछड़ों का जारी किया गया था, अधिकार जो है उसमें तो हमें दूसरा निजी स्थानों में भी पिछड़ों का और दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण लागू किया जाए, इसके लिए बाकायदा कानून लाने की बात कही गई और ये घोषणा पत्र का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से मैं बार बार अभय इस बात को कहता हूं, जिस दिन जाति जनगणना की बात की पहले दिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी को लेकर के आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उस वक्त एनडीए सरकार के साथ थे, तब भी नेता ने कहना शुरू किया कि ये मांग जो लॉजिकल एंड है वो निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा, और मैं लगातार इसको कह रहा हूं। और ये जो शुरुआत हुई है सामाजिक न्याय चरण 2 या सामाजिक न्याय चरण 3 भी आप कह सकते हैं, वो निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा। सामाजिक न्याय चरण का पहला चरण तो मंडल था, दूसरा चरण जाति जनगणना की मांग स्वीकार करके सरकार ने उसको मान लिया, और तीसरा चरण जो है ये निजी क्षेत्र में आरक्षण की शुरुआत होगी,
उसकी पहल होगी, पहले शिक्षण संस्थानों में होगा, बैंकों में होगा और आगे चल के ये उद्योगों में भी इसकी मांग उठेगी। इसको आप रोक नहीं सकते। जो इसलिए मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का या महागठबंधन का ये जो घोषणा पत्र है और राहुल गांधी का जो विजन है, वो इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई के तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर अभी तेलंगाना में जो उन्होंने जिस तरह आरक्षण दिया है, कर्नाटक में जिस तरह की पहल हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मॉडल बनाना चाहती है। देखिए, आप तो जानते हैं कांग्रेस सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की विरोधी थी कभी 1990 के दौर में और जी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जमाने में। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उन्हें कांग्रेस ने डाल रखा था। लेकिन आज राहुल गांधी ने कांग्रेस का वैचारिक काया पलट कर दिया है और कांग्रेस अब सामाजिक न्याय की इस वक्त सबसे बड़ी चैंपियन पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है राहुल गांधी की पहल पर। और मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा वर्ग इससे काफी असहज होगा, लेकिन इस धारा को अब मोड़ना उनके लिए भी नामुमकिन है। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं आपके विश्लेषण में, उससे सहमत होते हुए, कि राहुल गांधी ने एक व्यवहारिक राजनीति के धरातल पर भी एक काम किया है। ये केवल और उन्होंने मुस्लिम यादव गठजोड़ पर भरोसा करने वाली देश की दो बड़ी पार्टियों, जिसमें जो एक बिहार की प्रधान पार्टी है और एक जो उत्तर प्रदेश की प्रधान पार्टी है, उत्तर प्रदेश उन दोनों के नेताओं को भी समझा दिया है, समझा दी है बात ये कि आपका सामाजिक न्याय की जो दृष्टि है वो केवल मुस्लिम यादव गठजोड़ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके इसके आगोश में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको भी लिया जाना चाहिए, इसके आगोश में दलितों को भी लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके मुख्यमंत्री बनने की संभावना देखकर अति पिछड़े बिदक जाएं, दलित बिदक जाएं और उनको लगे कि भाई ये लोग आ गए हैं तो इनसे हमको खतरा है। आपको इस प्रकार से अपनी राजनीतिक प्लेट सजानी होगी ताकि ये हिस्से, समाज के ये बहुत कमजोर हिस्से भी आपके साथ जुड़े और वास्तव में सामाजिक न्याय का एक पूरा शीराजा खड़ा हो। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी सफलता है। आज से पहले मैंने कभी भी न तो समाजवादी पार्टी को और ना ही राष्ट्रीय जनता दल को इस तरह की राजनीति करते हुए देखा है। कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ पहले भी रह चुका है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी गठजोड़ रह चुका है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की पहलकदमी के कारण ये गठजोड़ एक नया वैचारिक रंग दिखा रहा है और उसके साथ एक व्यवहारिक राजनीति भी जुड़ी हुई है कि यादव मुसलमान का जो एक जबरदस्त शक्तिशाली वोट मतदाता मंडल है, उसके साथ में अगर पिछड़ी जातियां जुड़ेंगी, अगर दलितों का एक हिस्सा जुड़ेगा, तो उससे एक 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 ऐसा मतदाता मंडल बनेगा जिसको पराजित कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। विनोद जी। बिल्कुल अभय जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इसकी जो ऐतिहासिक वैचारिक पृष्ठभूमि है उस पर मैं रोशनी डाल के आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। जी। चौधरी चरण और लोहिया का जब गठजोड़ हुआ, जब चौधरी चरण सिंह और लोहिया का जब गठजोड़ हुआ, तो उसमें विचार था लोहिया का और राजनीति थी चौधरी चरण सिंह की। अति पिछड़ों और पिछड़ों, उस वक्त तो अति पिछड़े शब्द नहीं था चलन में, उस वक्त उस सारे आ जाते थे, जातियां थी, जो खेर जातियां थी, जो जातियां थी, वो सारी जो है समाज में मानी जाती थी आमतौर पर। और चौधरी चरण सिंह उत्तर भारत में उनके निर्वात नेता थे और विचार वो था समाजवादियों का, लोहिया का। आगे चल करके जब मंडल आया, तो मंडल में आप याद कीजिए, जब मुलायम सिंह का उभार हुआ और लालू यादव का हुआ, तो ये पिछड़ों के नेता थे, गरीबों के नेता थे। आज खाली यादवों के नेता नहीं थे। लेकिन 93 का आप जोड़ याद कीजिए, उत्तर प्रदेश का जो काशीराम और मुलायम, उसमें अति दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सब थे। लेकिन कालांतर में इन दोनों नेताओं ने या इनकी पार्टियों ने अपने को सिर्फ यादव और मुसलमानों तक सीमित कर लिया और यादव और मुसलमानों को वर्चस्व इन पार्टियों पर ऐसा हो गया कि इनको एमओआई पार्टी कहा जाने लगा। और उस एमओआई पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में अति पिछड़ों को इससे अलग किया। उल्लू, कुर्मी, तमाम सारी जातियां और जाति का सोशल जस्टिस प्रोग्राम, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी थी, उससे अति की ओर मुड़ी, बसपा से भी टूटी और नीतीश कुमार ने उसको अपना वोट बैंक बनाया। इस बात को राहुल गांधी ने समझा। आप किसके जरिए समझा, खुद पढ़ के समझा या किसी ने समझाया, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गहराई से समझा कि एमओआई के भरोसे
उत्तर प्रदेश और बिहार में सोशल जस्टिस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसीलिए उन्होंने इस समूह में इन नेताओं को भी समझाया कि अति पिछड़े जब तक आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक दलित नहीं जुड़ेंगे, मुसलमान तो आपके साथ है ही, यादव तो आपके साथ है ही, तब तक सत्ता का भूल जाइए, सोशल जस्टिस का भी सपना पूरा नहीं होगा। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग भी हुआ, बिहार में नहीं हो पाया लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ। और जिस बड़े पैमाने पर दलितों ने और अति पिछड़ों ने समाजवादी पार्टी वोट दिया, जो अखिलेश ने पीडीए थ्योरी अपनी जो नहीं निकाली, पीडीए, तो अखिलेश का पीडीए यही है जिसमें अकेले उसमें पिछड़ा, दलित और ये उत्तर में हो जाता है। ये वही गठजोड़ है जो बिहार में राहुल गांधी ने, आज तेजस्वी भी उसको मान रहे हैं, सहनी को अगर चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है तो वो भी घोषित कर दिया, और हो सकता है चुनाव के बीच में किसको भी घोषित कर दिया जाए, अभी इसकी संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये हिंदू और गैर मुस्लिम, गैर हिंदू का जो पोलराइजेशन करती है, ना मुसलमानों का जो पोलराइजेशन करती है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, उसको ध्वस्त करने के लिए ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, इसके एक तो लाभ तो ये होगा कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति की धार जो है कमजोर हो जाएगी, भोथरी हो जाएगी। दूसरे पिछड़ी जातियां हैं, उनको जब हिस्सेदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से जो उनकी मूल विचारधारा है सोशल जस्टिस की, अति पिछड़ों की विचारधारा और दलितों की विचारधारा कभी हिंदुत्व की विचारधारा नहीं रही है। ये हिंदुत्व की विचारधारा में उनको ले आया गया सामाजिक न्याय की पार्टियों की नेतृत्व की कमजोरी के कारण, उनके परिवारवाद और जातिवाद के कारण। वो जातिवाद भी एक खास जाति के लिए, अब उसको तोड़ करके अगर उस दायरे को बढ़ा करके उसमें आदि पिछड़े और दलित का समूह बना करके कांग्रेस और महागठबंधन की कोशिश बिहार में कर रहा है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग हो चुका है, तो वो दोबारा 2027 में उत्तर प्रदेश में भी होगा। और है कि भविष्य की देश की राजनीति का एक बड़ा सामाजिक समीकरण जो है कि बिहार की राजनीति से निकलने वाला है। हाँ, बिल्कुल मैं आपके विश्लेषण से सहमत हूँ विरोध जी। यहाँ पे मैं एक और थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बात में और ये जो नई बात मैं कहना चाहता हूँ उसके बीच में एक चीज कॉमन है, एक चीज उभयनिष्ठ है, मुश्तरका है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने न केवल अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय की राजनीति की मुख्य धार से जोड़ा है इस घोषणा पत्र के जरिए, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर बिहार में कराई जा रही थी उसके खिलाफ संघर्ष करने का भी एक टेम्पलेट तैयार किया है। अब ये एसआईआर देश के 12 राज्यों में कराई जाएगी, जिनके अंदर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं, और बड़ी चतुराई से, एक तरह की कुटिल चतुराई से इसमें महाराष्ट्र को और असम को अभी इससे दूर रखा गया है। लेकिन राहुल गांधी ने ये लगभग तय कर दिया है कि एसआईआर जैसी जो तिकड़में हैं, इन तिकड़मों से निपटने का तरीका केवल कानूनी लड़ाई नहीं है। इन तिकड़मों से निपटने का तरीका जन शिक्षण है, जनता के बीच जाना है, जनता के बीच संघर्ष करना है, आंदोलन करना है, यात्राएं निकालना है, रोड शो करना है, नारे देना है और जन गोलबंदी करना है। ये बिहार में वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने साबित किया है, और उसके बाद उसकी और पुष्टि करते हुए, उसको क्षेत्रीय रूप में और मजबूत करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा आयोजित की। तो अब ये सारे देश में एसआईआर होगी, 12 राज्य होंगे, तकरीबन 51 करोड़ वोटर आ जाएंगे इसके दायरे में। यानी 51 करोड़ वोट आज की तारीख में उनकी वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है। अब एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट मसविदा जारी होगा, तो अब इसके खिलाफ संघर्ष भी होगा। पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से वो संघर्ष बहुत ही तीखे तरीके से होगा, तमिलनाडु में वो संघर्ष होगा, केरल में वो संघर्ष होगा, क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों ने कह दिया था कि हम अपने राज्यों में एसआईआर नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया हम एसआईआर नहीं होने देंगे, पिनराई विजयन ने कह दिया हम एसआईआर नहीं होने देंगे, जेएम स्टालिन ने कह दिया कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। जाहिर है कि यहाँ पर चुनाव आयोग जब वहां एसआईआर करने जाएगा तो वहां पर बड़ा जबरदस्त टकराव का माहौल बनेगा। उसका वो किस दिशा में जाएगा आज कोई कुछ नहीं कह सकता। वो इस दिशा तक में भी जा सकता है कि इन तीनों विपक्षी सरकारों को केंद्र सरकार बर्खास्त कर दे,
ये अंदेशा भी मुझे है, ये अंदेशा आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाई ये बंगाल में जाएँगे और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करेंगे, तो गवर्नर साहब वहाँ के जो केंद्र सरकार के एजेंट हैं, वो तो रिपोर्ट लिख के भेजेंगे गृह मंत्रालय को, या गृह मंत्रालय भी उनसे रिपोर्ट माँगेगा कि भाई चुनाव आयोग को काम वहाँ क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो उसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाए और फिर राष्ट्रपति शासन के तहत जो है वहाँ चुनाव कराए जाएँ पश्चिम बंगाल में। ये स्थिति तमिलनाडु में भी बन सकती है, ये स्थिति केरल में भी बन सकती है। पश्चिम बंगाल में इसलिए स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दांव लगा हुआ है। केरल और तमिलनाडु में इतना बड़ा दांव नहीं है। तो आप इसको, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? मैं बिल्कुल व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देख रहा हूँ। सैद्धांतिक रूप से कहें तो एसआईआर एक गैर संवैधानिक कवायद है, क्योंकि जो 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून है, उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें स्पेशल रिवीजन का प्रावधान है, इंटेंसिव रिवीजन का प्रावधान है। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये ज्ञानेश कुमार जी और केंद्र सरकार के मनगढ़ंत श्रेणी है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप जरा इस पर उसी राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करें जो मैंने आपके सामने पेश किया है। विनोद जी। जी, हम्म। देखिए एसआईआर जो है, हम्म। इस मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल ही रहा है, लंबित है वो एसआईआर को चलता ही लेकर के। रहेगा, वो अगले साल तक हाँ, चलता रहेगा। एसआईआर खत्म हो जाएगी लेकिन कभी खत्म नहीं होगा वो। हाँ, वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में तो कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों का मसला अभी तक लटका था, हाँ। चुनाव भी होगा, वो मामला नहीं हम्म। लंबित रहते हैं। और क्यों नहीं समझ, इसका कारण मुझे तो समझ में आता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करता है कि जिसकी फैसले की जरूरत है उसको आप इतना लंबा कैसे लटकाए रखते हैं। और सबसे बड़ा तो महाराष्ट्र वाला उदाहरण है, एनसीपी और शिवसेना के जो राजनीतिक दलों की मान्यता वाला मामला है, जो वो भी लटका हुआ है, और चुनाव भी हो गए, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, विधानसभा का चुनाव भी हो ठीक गया। बात, ठीक बात। और ये मतलब बहुत ही विचित्र है। यही एसआईआर का हो रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि एसआईआर का जल्दी फैला जाएगा, तक नहीं आया। जरूर दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे आधार कार्ड को शामिल कर लिया और कुछ सब जो काटे गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की बात की गई। इस तरह से कुछ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वो तय कर दिए, मानक तय कर दिए, जिनका पालन चुनाव आयोग को करना है। लेकिन एसआईआर को रोका जाए, या जैसा कि आपने 1960 के कानून का हवाला दिया, उसके तहत एसआईआर जो है अगर संवैधानिक नहीं है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले, ये अभी प्रतीक्षित है। अभी सुप्रीम मुझे कोर्ट लगता का है विचार कि करेगा। इस बार ये आ गया है मुद्दा कि ये एसआईआर क्या लोक प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है। ये मुद्दा आ गया है, इस पर कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा अगर इसकी रोशनी में, इस कानून की रोशनी में इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करके अपनी राय देगा, अपना फैसला देगा। मुझे लगता है, अच्छा, हालांकि चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है, ज्ञानेश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि 6 बार देश में एसआईआर हो चुकी है, और आखिरी एसआईआर 2003 और 2002 में हुई, 2003 और वो 4 में हुई एसआईआर थी। नहीं है, वो हालांकि आई। हाँ, हाँ, मतलब वो उसमें स्पेशल एसआईआर ही रिविजन कह रहे हुए हैं। हैं, एसआर हुए हैं, आईआर हुए हैं, एसआईआर नहीं हुई है। नहीं, वो चुनाव आयोग उसको एसआईआर के रूप में पेश कर रहा है जनता के सामने। एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे। मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह ऐसा हो गया, अब चुनाव हो रहे हैं वहां पर, जैसा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो अब लोग बिहार में एसआईआर को भूल करके चुनाव के मुद्दों पर चले गए हैं, सीधे सीधे जो चुनावी मुद्दे हैं। देश में जिन राज्यों में चुनाव है उनमें एक आसाम को छोड़ करके आपने, और 7 राज्य भी शामिल कर दिए जहां भी चुनाव 27 में है या बाद में है, 23 में, और 12 राज्यों में चुनाव एसआईआर घोषणा कर दी चुनाव आयोग ने, बहुत बड़े पैमाने पर, जो कि 1 नवंबर से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सब प्रश्न ये है कि सबसे मूल समस्या ये है एसआईआर की कि इसमें ओनर्स जो है वो व्यक्ति पर डाल दिया गया है कि आप ये साबित करें कि आप इस देश में जो मतदाता सूची है उसके पात्र हैं, यानी इस देश के नागरिक आप हैं और उसके पात्र हैं। ये पहले ये ओनर्स नहीं था। पहले चुनाव आयोग के कर्मचारी जाते थे और सूची बनाते थे, और जहां उनको संदेह होता था वो कागज मांग लेते थे। अब ये है कि आप व्यक्ति को तय करना पड़ेगा कि भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ,
यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा यहीं के हैं, और ये दस्तावेज इसलिए मतदाता का पात्र है। तो एक तो ये पलट दिया गया। सबसे बड़ा जो सबसे एफआईआर को लेकर सबसे बड़ा ऐतराज है विपक्ष का और तमाम सारे स्वयंसेवी संगठनों का, या एक्टिविस्ट जो राइट एक्टिविस्ट है, अधिकार मानवाधिकार कार्यकर्ता, कि आपने ओनस बदल दिया। जैसे पड़ता है ये व्यक्ति दोषी है, वो व्यक्ति जो है वो साबित करे कि मैं निर्दोष हूं, तो चुनाव में ये व्यक्ति पर डाल दिया कि वो साबित वाला है। और ये एक सबसे बड़ी समस्या है, दस्तावेज की समस्या, जो बिहार में भी आई कि भाई जन्म प्रमाण पत्र किसको माना जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र, अब आधार को आप कहते हैं ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बाकी जो दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र तो खाली पासपोर्ट होता है या जन्म प्रमाण पत्र। अब जन्म प्रमाण पत्र ठीक है, 90-95 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनका तो है, अस्पताल में मिल जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी में मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले के जो लोग पैदा हुए उनका तो किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, क्योंकि न म्यूनिसिपैलिटी में कुछ दर्ज होता था, न गाँव में होता था, डिलीवरी हो जाती थी और उनका लड़का है फलाने का बेटा, फलाने का नाती, और वो चलता था। तो अब ये पहले तो हम सबको ढूंढना पड़ेगा अपना प्रमाण पत्र, आपको भी ढूंढना पड़ेगा, हमें भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से साबित करें, और जो दस्तावेज उपलब्ध है वो तो हम देंगे। तो एक तो ये हो गया। इसका राजनीतिक पहलू ये है कि निश्चित रूप से जो लोग अपने दस्तावेज नहीं साबित कर पाए, नहीं दे पाएंगे, वो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। अब बाहर हो जाएंगे तो जाहिर है ज्यादातर वही लोग बाहर होंगे जो गांव में गरीब परिवारों के, दूर दराज के अंचलों के रहने वाले हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, दलित भी होंगे, वंचित तबके के लोग ज्यादा होंगे। शहरी पढ़े लिखे लोग उतना नहीं उसमें प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास सब दस्तावेज है या बनवा लेते हैं। तो वो एक बड़ा वर्ग जो है इसका शिकार हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी आपत्ति है। तो क्या डिफ्रेंचाइज करेंगे उन्हें, ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में? भाई ठीक है, ये सब मानते हैं कि जो मर गए हैं उनके नाम हटा दीजिए, जिनका एक से ज्यादा जगह वोट है उनका एक जगह वो नाम हटा दीजिए, एक जगह वोट रखिए, जो पलायन कर गए हैं उनका वोट वहां रहे जहां वो रहते हैं। ये तो तार्किक है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या भारी संख्या में 12 जो 50 करोड़ वोटर हैं, उनमें आप कितने लोगों को जो है दस्तावेज न देने के आधार पर डिफ्रेंचाइज करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और राजनीतिक दल अगर ये उठा रहे हैं तो उनकी आपत्तियों को तो चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा, और सुनना चाहिए। अब आपने जिसे कहा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, जिसमें 3 राज्यों में तो अगले साल ही चुनाव है, बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में। और अब वहां चुनाव आयोग की मशीनरी क्या है? चुनाव आयोग की मशीनरी तो राज्य सरकार है, राज्य जी, सरकार के कर्मचारी, टीचर है, नगर निगम के कर्मचारी है, यही सब तो है। अब आप वही बीएलओ है, बीएलओ कौन है? अब अगर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को निर्देश दे देंगी कि आप एसआईआर में भाग मत लीजिए, और चुनाव आयोग कहेगा एसआईआर करनी है, तो ये टकराव होगा। एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था बनाम राज्य सरकार, जब ये टकराव होगा तो एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, और उसका आधार बनाकर 356 का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि 356 कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो रही है, ये केंद्र का जो है फैसला चुनाव आयोग को नहीं लागू पा रहा है। तो वो अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होगी, बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होगी इसको लेकर के, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में जब आप चुनाव कराएंगे तो पहले एसआईआर कराएंगे तो सारी मशीनरी तो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी। तो विपक्ष का जो आरोप है कि साठगांठ का चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ का आरोप जो है उसको और बल मिलेगा इस तरह की, अगर ऐसी स्थितियां होती है तो। और अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों की जो आपत्तियां हैं, जो ऐतराज है, उनको का संज्ञान लेता है और उनको एडजस्ट करता है, उनके हिसाब से संशोधित करता है अपनी प्रक्रिया में, और फिर राज्य सरकारें सहयोग करती है, तो ये समस्या नहीं होगी। तो ये अब चुनाव आयोग को देखना है कि वो देश में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न की तरफ बढ़ता है, या उस संवैधानिक संकट को के निवारण, उससे बचने के उपाय करता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मुझे लगता है कि एसआईआर का मुद्दा आने वाले दिनों में देश की राजनीति का एक बड़ा केंद्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद विरोध जी, आपने बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया। आपके विश्लेषण नई परख के दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। बड़े पैमाने पर लोग आपका विश्लेषण सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं।
और हमारी कोशिश होती है उन प्रतिक्रियाओं की रोशनी में हम अपने कार्यक्रमों को, अपने विमर्शों को, अपनी बहसों को, अपने साक्षात्कारों को और बेहतर बना सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नई परख पर हम एक बार फिर किसी दिन आपका स्वागत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। चलिए बढ़िया हो गया। कैसा रहा दौरा आपका अमेरिका का?